हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जसन ने बाथ में पानी ऑन किया और पहले अति को एक अच्छी सी मसाज दी और फिर उसे नहलाने लगा। अति को गुदगुदी हो रही थी, इसलिए वो बीच बीच में खिलखिलाकर हंसती, पर उसकी ये हंसी जसन को परेशान कर रही थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसकी फीलिंग्स उस पर हावी हो रही थी। अति को इस तरह से देखना और फिर उसके पास रहकर भी खुद को काबू में रखना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो खुद को काबू में रख रहा था। उसने उसे अच्छे से नहलाकर टॉवल में लपेट दिया और बाहर ले आया। उसके बाद उसने उसे एक लूज़ गाउन टाइप ड्रेस पहनाई और फिर उसे आईने के सामने ले जाकर बिठा दिया। अति अभी भी चुप थी, क्योंकि अगर वो बोलती तो जसन नाराज़ हो जाता, और फिर जसन नाराज़ हो जाता तो उसे अच्छे से रेडी नहीं करता। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जसन ने कैंची उठाई और उसके बालों को, जो उसने टेढ़े मेढ़े काट दिए थे, उन्हें अच्छे से काटा और फिर एक छोटे से रबड़ बैंड में बांध दिया। अब वो सच में बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही है। वाओ, अब लग रही हूँ ना मैं बेबी डॉल, अति ने मुस्कुराकर कहा तो जसन उसे देखता ही रह गया। नए पलों में पुरानी यादें अपना एहसास घोल रही थी। अति के चेहरे पर छाई हुई मुस्कुराहट देखकर उसकी आंखों में नमी सी भर गई, तो वो पलटकर अपनी आंखें साफ करने लगा। ओए, अति ने पुकारा तो जसन ने फिर से पलटकर उसकी तरफ देखा, तो अति ने छोटा सा मुंह बना लिया और बोली, मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता, मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? जसन मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे बॉडीगार्ड कह सकती हो। जसन जी की बेबी डॉल की बॉडीगार्ड। हाँ, ये सही है, आज से मैं तुम्हें बॉडीगार्ड कह के ही बुलाऊंगी। अच्छा तो सुनो बॉडीगार्ड, मुझे भूख लग रही है, प्लीज़ मुझे कुछ खिला दो ना। अति ने कहा तो जसन उसे लेकर नीचे आ गया। रागिनी, नियति और हर्ष तीनों के मरने के बाद अब घर में सिर्फ मनीषा ही होती थी। उसे कुछ नहीं पता था सिवाय इस चीज़ के कि अति का एक एक्सीडेंट हुआ है। अति के एक्सीडेंट की बात सुनकर वो खुश थी, क्योंकि अब जसन और उसके बीच में आने वाला कोई भी नहीं था। रागिनी, नियति और हर्ष के गायब हो जाने का उसे कोई दुख नहीं था। वो तो अभी भी बस किसी तरह जसन को अपना बना लेना चाहती थी। अति को जसन के साथ आते देख वो हैरान रह गई, क्योंकि इतने दिनों में तो कभी जसन भी खाने के लिए नीचे नहीं आया था। जसन ने अति को चेयर पर बिठाया और रमा आंटी की तरफ देखते हुए बोला, आप पहले एक प्लेट फ्रूट सैलेड बना दीजिए और फिर कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर दीजिएगा। रमा जी उसकी बात सुनकर किचन में चली गई तो मनीषा जल्दी से उन दोनों के पास आई, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अति उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और कदम पीछे लेने लगी। उसने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। चुड़ैल, चुड़ैल, गंदी आंटी, गंदी आंटी। ओ हेलो, मैं कोई आंटी नहीं हूँ, मैं अभी सिर्फ 23 ईयर्स की हूँ, मनीषा ने तपाक से कहा तो अति भी जल्दी से बोली, लेकिन गंदी तो हो ना, और चुड़ैल भी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मनीषा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी तो अति चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, बॉडीगार्ड, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। तुम्हें नहीं पता ये कितनी खतरनाक है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये मेरे जसन जी पर डोरे भी डालती है, इसलिए मेरा मन करता है मैं इसे नोच डालूं, और मैं छोटी बच्ची हूं तो प्लीज़ मेरी जगह पर तुम उसकी पिटाई कर दो ना। जसन अब तक उसके बिल्कुल करीब आकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो अति भी उसके सीने से लग गई और फिर मनीषा की तरफ देखते हुए बोली, मेरा बॉडीगार्ड तुम्हें पीट देगा, तुम दूर रहो मुझसे। मनीषा उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी आखिर वो जसन को अपना बॉडीगार्ड क्यों बुला रही है और इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही जसन ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता जब अति कह रही है कि जाओ यहाँ से तो चली जाओ ना। नहीं, ये ऐसे नहीं जाएगी, तुम रुको बॉडीगार्ड, इसे तो मैं बताती हूँ, अति ने कहा और वहाँ पर रखा एक पेपर वेट उठाकर उसके सिर पर दे मारा।
मनीषा जो इन सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई और वो पेपर वेट सीधे उसके सिर पर जाकर लगा, जिससे उसके माथे पर खून आने लगा। वो अति की तरफ देखते हुए चिल्लाई, पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? उसे इस तरह चिल्लाते देख अति डर गई और जसन के बिल्कुल सीने से लग गई और देखते ही देखते दोबारा बेहोश हो गई। जसन ने उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन अति ने अपनी आंखें नहीं खोली, तो जसन ने उसे अपनी गोद में लेकर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अजीब पागल है, मुझे मारकर बेहोश खुद हो गई, मनीषा बड़बड़ाई और अपने माथे को छू कर देखने लगी, जिसमें से हल्का हल्का खून निकल रहा था। कहीं सच में तो पागल नहीं हो गई ये? मनीषा ने अपनी उंगलियों को देखते हुए कहा, तो अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। क्या मैं जो सोच रही हूँ वही सच है? अगर सच में ये लड़की पागल हो गई तो मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे पागल को कोई कितनी देर बर्दाश्त करेगा? जसन जी खुद ही इसे परेशान होकर इसे घर से बाहर निकाल देंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जसन अति को गोद में उठाकर ऊपर कमरे में ले आया और उसे बेड पर लिटाकर उसका सिर सहलाने लगा। उसका यूं बार बार बेहोश हो जाना जसन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फ़िलहाल उसका यूं बेहोश हो जाना जसन को राहत दे रहा था, क्योंकि नीचे जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर मनीषा कुछ और कह देती तो जसन उसकी ज़ुबान खींच लेता और जसन का इस तरह से गुस्सा करना शायद अति के लिए सही नहीं होता। अति को सोते देख जसन अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। आज जो हो रहा था वो दोबारा ना हो, इसलिए उसे मनीषा को वार्निंग देनी थी। इसलिए वो सीधा ही मनीषा के कमरे में आया, जहाँ पर वो सोफे पर बैठी अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी। जसन ने वो नेल पेंट से भरा बॉक्स उठाया और नीचे ज़मीन पर पटक दिया, तो मनीषा एकदम से हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठी। वो अपने काम में इस तरह खोई हुई थी कि उसे जसन के आने का पता ही नहीं लगा। नीचे क्या बकवास की थी तुमने? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अति को पागल कहने की? वो गुस्से से गरजते हुए बोला, तो मनीषा सहम गई, लेकिन फिर जसन की तरफ देखते हुए बोली, पर आपने देखा था उसने कैसे मुझे मारा, तो तुम्हारे काम है ही इसी लायक। आपको अभी भी मैं गलत लग रही हूँ, जबकि साफ साफ पता चल रहा है कि वो लड़की पागल हो गई है। खबरदार, एक और बार भी तुमने मेरी अति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया तो। जसन ने उसे गर्दन से पकड़कर पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार से लगा दिया था। मनीषा एकदम से सहम गई। उसे जसन की आंखों में एक जुनून दिखाई दे रहा था। जसन ने उसे एक झटके से छोड़ा और बोला, तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि तुम्हारा और कोई ठिकाना नहीं है, पर अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो फिर चाहे तुम सड़क पर भटकना या फिर कहीं जाकर आत्महत्या कर लेना, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालने में वक्त नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर जसन उसके कमरे से बाहर आ गया और मनीषा बस उसे जाते देखती रह गई। जसन अपने कमरे में आया तो अति अभी भी सो रही थी। वो उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, तो अति ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही रोने लगी। उसे रोते देख जशन को लगा शायद वो मनीषा की बात को याद करके रो रही है, लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह गया जब अति रोते हुए ही बोली, मुझे बेसन के लड्डू खाने हैं बॉडीगार्ड, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ बॉडीगार्ड मुझे बेसन के लड्डू बनाकर खिलाओ ना, प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हें जो खाना है मैं तुम्हें खिला दूंगा। मैं अभी रमा आंटी को फ़ोन करके तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बनवा देता हूँ। नहीं, तुम किसी को फ़ोन नहीं करोगे क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ के बेसन के लड्डू खाने हैं, अति ने कहा तो जसन हैरान रह गया। बेसन के लड्डू दूर, उसे बेसन का भी नहीं पता था। चलो जल्दी से किचन में चलो, तुम मेरे सामने ही लड्डू बनाना और मुझे अपने हाथों से खिलाना, अति ने बेड से खड़े होकर कहा तो जसन मुंह लटकाए बस उसे देखता रह गया। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ, अति ने दोबारा कहा तो जसन जल्दी से खड़ा हुआ, लेकिन एक बार फिर से अति को देखता रह गया तो अति उसके करीब आई और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा मूड जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मूड? अति ने हैरानी से पूछा।
हाँ, कोशिश कर रहा हूँ ये जानने की कि तुम गुस्से में हो या उदास। एक पल में रोने लग जाती हो तो एक पल में ज्वालामुखी बन जाती हो। अति ने अपनी भौहें उचकाते हुए उसे देखा और बोली, अब अगर तुम यहाँ से नहीं हिले, मेरी जगह तुम रहोगे और मेरा गुस्सा तुम झेल नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर जसन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि भले ही उसकी बेबी डॉल का दिमाग थोड़ा कमज़ोर हो गया, लेकिन उसके तेवर अभी भी नहीं बदले। अपने सामने किसी और की तो वो चलने ही नहीं देती। अति गुस्से से उसे देखते हुए कमरे से बाहर आ गई तो जसन भी उसके पीछे पीछे ही चल दिया। दोनों किचन में पहुँचे, लेकिन अति एक तरफ जाकर खड़ी हो गई और सब नौकरों को देखते हुए बोली, चलिए सब बाहर निकलिए, आज मेरा बॉडीगार्ड मुझे बेसन के लड्डू बनाकर खिलाएगा। उसकी बात सुनकर सब ने हैरानी से जशन की तरफ देखा, लेकिन जशन का इशारा पाकर सब बाहर की तरफ चले गए। रमा आंटी रुकी और धीमे से बोली, मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारी? तो जशन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। अब खड़े रहोगे या कोई काम भी करोगे? अति ने कहा तो जशन अपनी जगह पर खड़ा खड़ा ही हिल गया। जिसे डराने की हिम्मत पूरी दुनिया में नहीं थी, अति की आवाज़ ही उसके अंदर खौफ भर रही थी। उसने किचन की तरफ देखा, जहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सामान कहाँ रखा होगा। आज तक वो कभी किचन में पानी का गिलास लेने भी नहीं आया था। पूरी दुनिया के कोने कोने में घूमा हुआ इंसान अपनी किचन में ही नहीं घूमा था, लेकिन उसकी बेबी डॉल ने ये कमी भी पूरी कर दी। किसी तरह उसने सारा सामान इकट्ठा किया और बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी करने लगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और यूट्यूब से देख देख कर बेसन लड्डू बना रहा था। अति चुपचाप उसके पास आई और काउंटर पर बैठकर एप्पल खाने लगी। जशन को वो वक्त याद आ रहा था जब अति ने अपनी पहली रसोई में बेसन के लड्डू बनाए थे, और जशन भी कुछ इसी तरह सामने खड़ा होकर उसे देखता रहा था। वो बेसन सेंकने लगा तो उसे लगा बेसन थोड़ा कम रह गया, तो उसने दोबारा से बेसन लेने के लिए ऊपर लगी ड्रॉअर को खोला, लेकिन जैसे ही उसने बेसन का डिब्बा बाहर निकाला, वो डिब्बा उसके हाथों से छूटकर उसके ऊपर ही गिर गया, जिससे वो पूरा बेसन से भर गया और डिब्बे को बचाते बचाते वो खुद भी नीचे ज़मीन पर गिर गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके ऊपर गिरी अति भी पूरी बेसन से भर गई, जो उसे बचाने के लिए जल्दी से उसके पास आई थी। अति जशन के ऊपर थी और जशन अति के नीचे। अति ने अपने बेसन से भरे बाल झटकाए तो पूरा बेसन जशन के चेहरे पर गिरा, जिसे देखकर अति खिलखिलाकर हंसने लगी और बार बार अपने बाल झटकने लगी, जिससे कुछ बेसन हर बार हवा में उड़ता और जशन के चेहरे पर गिर जाता और उसकी हंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती। जशन उसे यूं खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब उसे समझ आया कि अति क्यों हंस रही है, तो उसने भी वही करना शुरू कर दिया। वो भी अपने बाल झटकाता तो बेसन हवा में उड़ने लगता, तो अति और भी ज़्यादा खिलखिलाकर हंस देती। लेकिन हंसते हंसते ही वो रोने लगी और बोली, तुमने सारा बेसन खराब कर दिया, अब मैं बेसन के लड्डू कैसे खाऊंगी? बहुत गंदे हो तुम। कहते हुए वो जशन के सीने पर हल्के हल्के मुक्के मारने लगी। जशन ने उसे कमर से थाम रखा था। वो यूं ही अपने हाथ उसकी कमर पर और भी ज़्यादा कसते हुए बोला, क्या हुआ अगर लड्डू नहीं है तो तुम कुछ और भी तो खा सकती हो। क्या खाऊं? कुछ भी, जसन ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, लेकिन उसकी बेबी डॉल कैसे उसके ये इशारे समझती। वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, मुझे नहीं पता, मुझे बेसन के लड्डू खाने हैं, मुझे अभी बेसन के लड्डू खाने हैं। वो रोए ही जा रही थी कि जसन ने एकदम से आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें चूमने लगा। अति उसके ऊपर थी और जसन लगातार उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए उसके होठों को किसी चाशनी की तरह पी रहा था। बेसन के लड्डू का तो पता नहीं, लेकिन जसन के हाथों में इस वक्त वो रसगुल्ले थे जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थे। अति के होठों से ज़्यादा मीठा तो उसके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं था। उसने कुछ पलों बाद उसके होठों को छोड़ा तो अति सुबकती हुई उसे देखने लगी। तुम सच में बहुत गंदे हो, मैं तुम्हारी शिकायत जशन जी को लगाऊंगी। तुमने मुझे यहाँ पर किसी की ना, देखना वो तुम्हारी पिटाई करेंगे। अति अपने होठों पर उंगली रखकर बोली।
जसन ने जल्दी से अपने कान पकड़े और बोला, सॉरी सॉरी, पर मैंने तुम्हें किसी नहीं की। वो तो तुम चुप नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुप करवा दिया, वरना तुम रोती रहती। और जसन जी ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें रोने ना दूं, क्योंकि तुम उन्हें रोती हुई बिल्कुल पसंद नहीं। सच्ची? अति ने पूछा तो जसन मुस्कुराया और बोला, सच्ची मुच्ची। पर बेसन के लड्डू? अति ने मायूसी से कहा, तुम्हें सच्ची में बेसन के लड्डू खाने हैं? जसन ने पूछा तो अति ने अपना सिर जल्दी से हाँ में हिलाया तो जसन ने उसे कमर से पकड़कर ही खड़ा किया और फिर सामने गैस पर रखी हुई कढ़ाई दिखाते हुए बोला, इसमें इतना बेसन तो है कि तुम्हारे लिए तो लड्डू बन ही जाएंगे, बस तुम मुझे 10 मिनट का वक्त दो। अति ने कढ़ाई की तरफ देखा और जीभ लपलपाती हुए साइड से हट गई तो जसन ने खुद को अच्छे से झाड़ा और एक बार फिर से बेसन के लड्डू बनाने लगा। 5 मिनट में ही उसने वो पूरा मिश्रण तैयार कर लिया था। बस अब लड्डुओं को गोल गोल आकार देकर रखना बाकी रह गया था। जैसे ही उसने उस मिश्रण का कुछ हिस्सा अपने हाथ में लिया और अपने दूसरे हाथ को उस पर रखकर उसे गोल गोल घुमाने लगा, उससे पहले ही अति ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए मिश्रण पर रखा और गोल गोल घुमाने लगी। जसन का हाथ नीचे था और अति का हाथ ऊपर, और उन दोनों के बीच घूम रहा था गोल गोल बेसन का लड्डू। जसन ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। एक बार पहले भी उन्होंने इसी तरह बेसन के लड्डू बनाए थे और आज फिर से वो पल वो दोबारा जी रहे थे। प्यार और मिठास दोनों ही जिंदगी में पहले जैसी थी। जैसे ही वो लड्डू पूरा गोल हुआ तो अति ने जल्दी से उसे उठाया और मुंह में डाल लिया। करती हुई वो बोली, वाह कितने टेस्टी लड्डू बनाए हैं तुमने, मन तो कर रहा है तुम्हें ही खा लूं। तो खा लो ना, रोका किसने है? जसन ने कहा तो अति का चलता हुआ मुंह बंद हो गया और वो अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए उसकी तरफ देखने लगी। क्या मैं सच में तुम्हें खा सकती हूँ? अति ने मासूमियत से पूछा तो जसन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसे कमर से थाम कर अपने करीब करके बोला, हाँ, और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस लड्डू से भी ज़्यादा टेस्टी हूँ। उसकी बात सुनकर अति एक बार तो मुस्कुराई, लेकिन फिर मायूस होकर बोली, लेकिन अगर मैं तुम्हें खाऊंगी तो मेरे जसन जी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद उनके अलावा मैं किसी और को खाऊं। जब मैं उनको बाइट करती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और अब अगर तुम्हें बाइट करूँगी तो उन्हें जेलस फील होगी। पर मुझे तो तुम्हारे जसन जी ने ही भेजा है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, और अगर उनकी गैर हाजिरी में मैं तुम्हारा ही ध्यान नहीं रख पाऊँगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे मेरे जसन जी को बिल्कुल नाराज़ नहीं करना, क्योंकि उनकी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, अति ने कहा और जसन का गाल अपने होठों में पकड़ लिया और उसे गालों पर ही लव बाइट देने लगी। वो लगातार उसके गाल को अपने होठों से चूम रही थी और अपने दांत भी उस पर गड़ा रही थी, जिससे उसके गालों पर बेहद गहरा लाल और नीला निशान हो गया था। जसन को हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था जो उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को अति की उस प्यार भरी कैद से नहीं छुड़वाया। तभी एकदम से जसन का फ़ोन बजा तो अति डर कर उससे अलग हुई, लेकिन अब उसकी आंखों में शर्म और चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी जो उसकी मासूमियत को और भी 4 चांद लगा रही थी। जसन ने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उसके ऑफिस से फ़ोन था। कुछ सोचते हुए उसने फ़ोन उठाया तो सामने वाले की बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसे गुस्से होते देख अति और भी ज़्यादा सहम गई थी। जसन ने थोड़ी देर में आने का कहकर अपना फ़ोन काटा और अति की तरफ देखने लगा। तुम मुझसे नाराज़ हो गए ना? सॉरी, पर मैंने जानबूझकर ज़्यादा ज़ोर से नहीं काटा, अति ने अपने होठों में उंगली फंसा कर कहा और अपने नाखून चबाने लगी। जसन ने उसकी वो उंगली अपने होठों में पकड़ ली और उसकी आंखों में देखने लगा तो उस इंटेंसिटी को महसूस करते हुए अति ने अपनी पलकें झुका ली। जसन ने अपना दूसरा गाल भी उसके आगे किया और बोला, तुम्हारी भूख का नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई मेरी दूसरी गाल को भी वैसे ही खाए जैसे इस गाल को खाया है। जसन की बात सुनकर उसने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा
और फिर उस गाल का भी वही हाल किया जो पहले वाले गाल का किया था। अति मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, लेकिन जशन की अगली बात सुनकर उसके होश उड़ गए। जब जशन ने उससे कहा कि अब वो अपने दोनों गालों की तस्वीर उसके जशन जी को भेज रहा है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझसे नाराज हो गए तो। अति बोल ही रही थी कि जशन अपना फ़ोन चलाते हुए बाहर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अति भी उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन जशन नहीं रुका। वो सीधा अपने कमरे में ही आकर रुका। अति ने उससे फ़ोन खींचने की कोशिश की और बोली, चुपचाप अपना फ़ोन मुझे दो, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी और तुम्हें अपना बॉडीगार्ड भी नहीं बनाऊंगी। पर मैं तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? जसन ने एक बार फिर से उसे खींचकर अपने साथ लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो अति कुछ कह भी नहीं पाई। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। अपने जशन का चेहरा शायद वो भूल गई थी, लेकिन एहसास अभी भी नहीं भूली थी। वो एहसास उसे महसूस हो रहे थे जो उसे जशन के करीब आने पर महसूस होते थे। मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मैं पहले से जानती हूँ। अच्छा, कैसे जानती हो मुझे? जसन ने पूछा तो अति सोच में पड़ गई। उसे लगता था कि वो जसन को जानती है, लेकिन कैसे, ये उसे याद नहीं आ रहा था। कुछ याद आया? जसन के सवाल और अति ने ना में सिर हिला दिया। जसन उसके मासूमियत भरे चेहरे को देखकर मुस्कुराया और बोला, पता है कैसे तुम्हें सब याद आएगा? कैसे? अति ने जल्दी से पूछा तो जसन ने उसे एक झटके से गोद में उठा लिया तो अति ने भी अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी। वो उसे बेड पर ले आया और बोला, अगर अब तुम बेड पर लेटकर थोड़ी देर अपनी आंखें बंद रखोगी तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। अपनी बात कहते कहते ही उसने अति को बेड पर लिटा दिया तो अति ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में ही अति को नींद आ गई थी। सॉरी बेबी डॉल, अगर मेरा जाना ज़रूरी नहीं होता तो कभी तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाता, पर मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा और उस पर अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर कमरे से बाहर आ गया। वो घर से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। कोई उसके सिस्टम से छेड़खानी कर उसके कॉन्फिडेंशियल डाटा को निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से एकदम से उसके सारे शेयर गिरने शुरू हो गए। उसे पता था ये काम कौन कर रहा है, लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं था। वो जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचा और गाड़ी से बाहर निकला, एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। उसे महसूस हो रहा था जैसे अति उसके आसपास हो, लेकिन उसने पलट कर पीछे देखा, अति कहीं नहीं थी। वो आगे की तरफ बढ़ गया। सभी बिजनेसमैन उसका इंतज़ार कर रहे थे, जिनके प्रोजेक्ट जसन की कंपनी से जुड़े हुए थे। वो मीटिंग रूम में गया तो सभी बिजनेसमैन उसे देखकर खड़े हो गए। जसन भी बैठने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र मीटिंग रूम के दरवाजे पर गई, जहां अति रोते हुए खड़ी थी। जसन ऑफिस में आते ही लंबे लंबे डग भरता हुआ मीटिंग के लिए मीटिंग रूम में आया। सभी बिजनेसमैन उसे देखते ही अपनी जगह से खड़े हो गए थे। उसका रुतबा ही यही था कि वो लोगों से रिस्पेक्ट मांगता नहीं था, बल्कि लोग उसे रिस्पेक्ट देते थे। अब इसे उसका घमंड कहो या डर, जो लोगों को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देता था, लेकिन आज सब लोग उसे हैरानी भरी नज़रों से भी देख रहे थे। वो अभी आकर अपनी सीट पर बैठा ही था। उसकी नज़र सामने दरवाजे पर खड़ी अति पर गई, जो रोते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसका इस तरह से ऑफिस में आना काफ़ी अजीब था। जसन उसे अच्छे से सुला कर आया था, तो फिर वो यहाँ कैसे आई? अभी ये सोचने का वक्त भी जसन के पास नहीं था। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही अति भागती हुई उसके पास आई और उसके सीने पर मारने लगी। उसका ये बर्ताव जसन को समझ नहीं आ रहा था। वहीं वहाँ आसपास खड़े सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। बहुत गंदे हो तुमने मुझसे कहा था कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, लेकिन तुम फिर भी यहाँ इन लोगों के पास आ गए।
अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, पर तुमने अपना वादा तोड़ दिया। अति उसके सीने पर मारती हुई शिकायतें कर रही थी। अब जसन को उसका रवैया समझ आया, लेकिन वो हैरान इस बात पर था कि वो यहाँ आई कैसे। जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अति ने कहा और जसन को एक धक्का देकर उससे अलग हो गई। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आने वाला था, वो बस ज़रूरी काम। हाँ, ये मोटे पेटू लोग तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं। तुम इनके साथ यहाँ कॉफ़ी पी रहे थे, पर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक लड्डू खाया है। तुम्हें मेरी तो चिंता है ही नहीं, अति ने बच्चों सा मुंह बनाते हुए कहा। वहीं उसके मुंह से अपने बारे में थोड़े अपमानजनक शब्द सुनना वहाँ खड़े लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। कई गुस्से से लाल हो रहे थे, तो कई अभी भी हैरान थे कि जसन सिंह शेखावत की बीवी अति सिंह शेखावत इस तरह से भी व्यवहार कर सकती है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या खाओगी, जसन ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उसे कौन देख रहा है और वो कहाँ है। उसके लिए बस उसकी बेबी डॉल सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। बताओ ना, क्या खाओगी, जसन ने दोबारा पूछा, तो अति ने अपना नीचे वाला होंठ अपने दांतों में दबाकर अपनी आंखें बार बार झपकाते हुए उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से उसके गालों पर उंगली रखते हुए बोली, मुझे इन गालों को दोबारा खाना है। उसके मुंह से ये सुनते ही जसन की आंखें बड़ी हो गई। उसने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि अभी थोड़ी देर पहले ही अति ने उसके गालों पर लव बाइट दी थी और वो जल्दबाजी में बिना आईना देखे ही यहाँ तक आ गया था। उसके गालों पर बने निशान पर सबकी नज़र थी, लेकिन उसका कारण उन लोगों को अब समझ आया था। वो सब लोग उससे मीटिंग इसलिए करने आए थे क्योंकि जसन की कंपनी में जो प्रोडक्ट तैयार होते थे उन्हें वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों से कम रेट में सप्लाई हो रहे थे। लेकिन उनका भरोसा सिर्फ जसन के साथ ही था, पर काफ़ी बिजनेसमैन उसके साथ अपनी डील ख़त्म कर दूसरी कंपनियों के साथ डील करने के बारे में सोच रहे थे। जब अति ने सबकी नज़रें खुद पर इस तरह से पाई तो गुस्से से बोली, आप सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं, जाइए यहाँ से। ये सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड है और ये सिर्फ मेरा है, इसे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो। जसन अभी बोल ही रहा था। मिस्टर शेखावत, हमें लगता है कि आपको मिसेज शेखावत को थोड़ी सी तमीज़ सिखानी चाहिए। माना आप बहुत रईस हैं, पर हम भी कोई अरे गहरे इंसान नहीं, हमारी भी एक इज्जत है। हम आप लोगों से कम अमीर सही, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता हमारी इस तरह बेइज्जती करने का, मिस्टर नंदन ने हल्के गुस्से में कहा। उनके साथ ही खड़े एक और बिजनेसमैन मिस्टर जैन ने जसन को गुस्से से देखते हुए कहा, मिस्टर नंदन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर क्या करें, कुछ लोग पैसों से सब खरीद लेते हैं लेकिन अक्ल नहीं खरीद पाते। उनकी बातें सुनकर जसन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसे नहीं पता था उसकी बेबी डॉल उसका गुस्सा देखकर कैसे रिएक्ट करती। पर वो तो अपने गुस्से पर काबू कर ही रहा था कि अचानक ही टेबल पर रखा पानी का गिलास अति ने उठाकर मिस्टर जैन के मुंह पर फेंक दिया। अपनी इतनी बेइज्जती होते देख मिस्टर जैन आग बबूला हो गए। वो आगे बढ़े और जसन की तरफ देखते हुए बोले, मैं सोच रहा था कि भले ही हमारा कुछ नुकसान हो, लेकिन हम बिज़नेस आपके साथ करेंगे। लेकिन अब मुझे अपने फ़ैसले पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि बेशक आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपकी पसंद बहुत घटिया और थर्ड क्लास है, उन्होंने अति की तरफ देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर जसन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मिस्टर जैन को गिरेबान से पकड़ लिया और धक्का देकर दीवार से लगाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। मेरी भी कहते कहते जसन रुक गया था और अति की तरफ भाग गया, क्योंकि अति चक्कर खाकर नीचे गिरने को हो गई थी। जसन ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और जल्दी से अपने कैबिन की तरफ लेकर बढ़ गया। अति बेहोश हो चुकी थी। जसन ने उसे अपने कैबिन में रखे सोफे पर लिटाया और उसके सिर को सहलाने लगा। वो अब तक खुद पर इसलिए काबू रख रहा था ताकि उसकी बेबी डॉल पर कोई बुरा असर ना हो, लेकिन मिस्टर जैन की बातों ने उसे बेकाबू कर ही दिया था।
जिससे उसे गुस्सा आ गया और उस गुस्से की शुरुआत तक अति बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। उसे देखते हुए जसन ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी पर्सनल असिस्टेंट को अपने कैबिन में बुलाकर उसे अति का ध्यान रखने के लिए बोलकर खुद वापस मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जहां पर सभी लोग वापस चेयर पर बैठ चुके थे सिवाय मिस्टर जैन के। वो अभी भी गुस्से में सबको भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें अब जसन से कोई भी डील नहीं करनी चाहिए। बिजनेस से ज़्यादा प्यारा मुझे मेरी रिस्पेक्ट है और मेरा फैसला यही है कि मैं मिस्टर शेखावत से कोई भी बिजनेस रिलेशन नहीं रखूँगा और आप लोगों को भी मेरा फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हुआ आप सब लोगों के सामने ही हुआ। मिस्टर जैन बोल ही रहे थे कि जसन एक बार फिर से मीटिंग रूम में एंटर हुआ और आते ही चेयर पर बैठने की बजाय सीधा मिस्टर जैन पर टूट पड़ा। उसने उनको फिर से गिरेबान से पकड़ा और दीवार से लगाकर मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्के मारने शुरू कर दिए। बाकी बिजनेसमैन उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जसन पर तो गुस्से का भूत सवार हो चुका था। कोई उसकी बेबी डॉल को घटिया बोले तो घटिया तो जसन उस इंसान की हालत कर दे। वो उनके मुंह पर मुक्के मारे ही जा रहा था, जिससे मिस्टर जैन के होठों से खून बहने लगा था। मिस्टर नंदन जसन को पीछे खींचते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जसन रुक ही नहीं रहा था। उसने अब मिस्टर जैन का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और सिर पीछे दीवार से भिड़ाना शुरू कर दिया। जान ले लूँगा मैं तेरी, जसन उन्हें मारते हुए कह रहा था, और जिस तरह से उसका गुस्सा बेकाबू हो रहा था, ऐसा लग रहा था सच में वो उनकी जान ले लेगा। पर सब लोगों ने जैसे तैसे जोर लगाकर जसन को मिस्टर जैन से अलग किया तो मिस्टर जैन नीचे ज़मीन पर गिर गए। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उठे और जसन की तरफ देख गुस्से से देखते हुए बोले, तुमने बहुत गलत पंगा लिया है जसन सिंह शेखावत। मुझ पर हाथ उठाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने बिजनेस और खुद पर। अब मैं देखता हूँ बिजनेस एसोसिएशन की कौन सी कंपनी तुम्हारे साथ काम करती है। गुस्से से बोलते हुए मिस्टर जैन बाहर चले गए। अच्छा हुआ वो बाहर चले गए, वरना आज यहाँ से उनकी लाश ही जाती। उनके जाने के बाद जसन ने गुस्से से बाकी सब की तरफ देखा और बोला, आप लोगों को अगर मेरे साथ काम करना है तो आपकी मर्जी, नहीं करना तो मुझे भी आप जैसे बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत नहीं। शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम ही काफ़ी है, उसे किसी और के साथ की ज़रूरत ही नहीं। अपनी बात कहकर बिना किसी और की बात सुने जसन वहाँ से बाहर आकर सीधा अपने कैबिन की तरफ चला गया, जहाँ पर अति फिर से उठ चुकी थी और जसन की पर्सनल असिस्टेंट को बालों से पकड़कर दीवार से लगाकर खड़ी थी। बताओ मेरे बॉडीगार्ड कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, वह गुस्से से बोल रही थी, जबकि असिस्टेंट बस दुआ कर रही थी कि किसी तरह जसन यहाँ पर आ जाए। मीटिंग रूम में मिस्टर जैन की ऐसी तैसी कर और बाकी सबको अपनी बात कहकर बिना किसी और की बात सुने जसन वहाँ से बाहर आकर सीधा अपने कैबिन की तरफ चला गया, जहाँ पर अति फिर से उठ चुकी थी और जसन की पर्सनल असिस्टेंट को बालों से पकड़कर दीवार से लगाकर खड़ी थी। बताओ मेरा बॉडीगार्ड कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, वो गुस्से से बोल रही थी, जबकि असिस्टेंट बस दुआ कर रही थी कि किसी तरह जसन यहाँ पर आ जाए। जसन उसे देखकर हैरान हो रहा था। उसे इस वक्त अति में अपना ही वर्जन नज़र आ रहा था, जो बात बात पर सामने वाले की जान लेने पर तुली रहती हो। अचानक ही उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, जब उसने ये सोचा कि अगर वो दोनों ऐसे हैं तो उनके बच्चे कैसे होंगे। कम से कम दोनों वार्निंग दे देते हैं, लेकिन शायद उनके बच्चे तो बिना वार्निंग के ही सामने वाले से निपट लेंगे। वो तो पैदा होते ही बंदूक की नोक पर अपनी बात मनवाने वाले होंगे। मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रही हैं, पर प्लीज़ आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है। मेरी तो सिर्फ तबीयत ख़राब है, तुम्हारा मैं पूरा हुलिया ख़राब कर दूंगी अगर अब तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरा बॉडीगार्ड कहाँ है। उसकी बात सुनकर जसन की पर्सनल असिस्टेंट का मन ऐसा किया कि किसी दीवार पर अपना सिर मार ले,
क्योंकि जसन के कम से कम 10 बॉडीगार्ड उसके सामने लाइन बनाकर खड़े थे और अति उन्हें पहचानने से मना कर रही थी। ना जाने वो किस बॉडीगार्ड को ढूंढ रही थी। मैम, सारे बॉडीगार्ड आपके सामने ही तो खड़े हैं। अरे यार, ये वाले नहीं, वो जो सबसे अलग है, लंबा चौड़ा और एकदम हॉट एंड सेक्सी, अति ने कहा तो दरवाजे पर खड़े जसन की आंखें और भी ज़्यादा फैल गईं। अपनी बेबी डॉल के मुंह से आज वो अपनी तारीफ सुन रहा था। वो मुस्कुराते हुए आगे आया तो अति की नज़र एकदम से उस पर गई और उसे देखते ही अति के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। वो जल्दी से भागते हुए उसके पास आई और उसके सीने पर हाथ रख कर धक्का मारते हुए बोली, कहाँ गए थे तुम बॉडीगार्ड? हाँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। और ये पागल पता नहीं किन किन लोगों को ढूंढ कर मेरे सामने लाकर खड़ा कर रही है। हटाओ इन सब को। अति ने ऐसे कहा जैसे वो लोग इंसान ना होकर कपड़े हों और सेल्समैन ने ज़बरदस्ती उन कपड़ों का ढेर उसके सामने लगा दिया हो। जसन की पर्सनल असिस्टेंट तो बेहोश होने को हो चुकी थी। अति जिस बॉडीगार्ड के लिए चिल्लाए जा रही थी वो कोई और नहीं, जसन खुद है। ये सुनना उसके लिए एकदम हार्ट अटैक जैसा था। अगर कोई और जसन को बॉडीगार्ड कह देता तो जसन उसकी बॉडी और गार्ड दोनों अलग कर देता। जसन ने उन सब को इशारा किया तो वो सब लोग वहाँ से चले गए। उन सब के एक्सप्रेशंस देखकर जसन को हंसी आ रही थी और अपनी बेबी डॉल की मासूमियत और शरारती अंदाज देखकर उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। एक तो मुझे जसन जी पर गुस्सा आ रहा है, पता नहीं अपने ऑफिस में कैसे कैसे ढक्कन भर रखे हैं। आने दो उनको, उनकी तो ऐसी वाट लगाऊंगी ना, सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, अति ने गुस्से में कहा और फिर जाकर सोफे पर बैठ गई। जसन भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो भी जाकर उसके पास बैठ गया तो अति ने झट से अपना सिर उसकी गोद में रख दिया और बोली, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज़ थोड़ी देर दबा दो ना। जसन ने उसकी बात सुनकर अभी अपने हाथ उसके सिर पर रखे ही थे कि वो हड़बड़ाते हुए उठ गई और बोली, ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे भूख लगी है। आए जान लेकर मानोगी क्या? जसन उसकी हरकतें देखकर मन ही मन कह रहा था। वो अभी मन में ही बोल रहा था, लेकिन उसकी बेबी डॉल तो एकदम 5G की स्पीड से अपनी जगह से खड़ी हुई और जसन की गोद में आकर बैठ गई। चलो अब एक दूसरे को खाना शुरू करते हैं, तुम मुझे खाना और मैं तुम्हें, अति ने कहा और साथ साथ ही उसके गालों पर अपने होंठ रख चूमने लगी और साथ ही साथ काटने। वो जसन की गोद में उसकी तरफ घूम कर बैठी थी और उसके पैर जसन की कमर के इर्द गिर्द कसे हुए थे। उसका यूं बैठना जसन को बहुत ज़्यादा गुदगुदी कर रहा था। उसका खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। तुम भी मुझे खाओ ना, अति ने कहा तो जसन ने उसे बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने बिल्कुल सामने किया और बोला, तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं भी तुम्हें ऐसे खाऊंगा तो? बहुत, अति ने मदहोशी भरी आवाज़ में कहा तो जसन ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने और भी ज़्यादा करीब खींच लिया और बिल्कुल उसके गर्दन के पास अपने होंठ लाकर बोला, क्यों क्यों अच्छा लगता है तुम्हें? पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे जसन जी मुझे खा रहे हों, अति मदहोशी में ही बोल गई। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसा एहसास उसे हो रहा था। जसन ने उसकी बात सुनकर उसी की तरह देखा जिस पर उसके प्यार की लाली छा रही थी। अति ने अपनी नज़रें झुका ली थी क्योंकि भले ही वो इन सब बातों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे महसूस बहुत कुछ होता था। जसन ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे ही थे कि तभी कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। अति साइड हटने लगी क्योंकि उसे लग रहा था शायद जसन अपनी जगह से खड़ा होगा, लेकिन जसन ने उस पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कस दी और उसे खुद से हटने नहीं दिया और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, कम इन। दरवाजे पर एक बार फिर से उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी और इस बार उसके हाथों में एक मैकबुक थी जिस पर कोई वीडियो चल रही थी। उसने मैकबुक जसन के हाथों की तरफ बढ़ा दी तो उसे देखते हुए जसन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने वो मैकबुक नीचे ज़मीन पर पटक कर मारी तो अति ने जल्दी से अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दीं। जसन को गुस्से में देखकर वो काँप उठी थी।
जसन का पारा गुस्से से हाई हो रहा था। वो सिर्फ अपनी बेबी डॉल के साथ जीना चाहता था, लेकिन बार बार कोई ना कोई चीज़ उसके आड़े आ रही थी। बिजनेसमैन में उसके कई राइवल थे और अब ना जाने कौन मौत को निमंत्रण दे रहा था उससे दुश्मनी मोल लेकर। किसी ने उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी थी, जिससे न सिर्फ करोड़ों का नुकसान हुआ था, बल्कि सैकड़ों लोग मारे भी गए थे। और अब बाकी बचे लोगों ने और उनके घर वालों ने उसके खिलाफ धरना लगा दिया था। मजबूरन अब उसे अपनी बेबी डॉल को अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा था। तुम घर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ, जसन ने कहा तो अति उससे अलग हो गई। उसका गुस्सा देखकर उसके कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो चुपचाप अपनी जगह से उठी और कैबिन से बाहर की तरफ बढ़ गई। जैसे डिक्की में छुप कर आई थी, वैसे जाने की तो सोचना भी मत, जसन ने कहा तो अति ने घूमकर उसकी तरफ देखा। वो सच में आज जसन की गाड़ी में डिग्गी में छुप कर आई थी। जसन का सख्त चेहरा देखकर वो कुछ कह नहीं पाई, बस अपना सिर हाँ में हिलाकर बाहर चली गई। जसन भी गुस्से में अपनी चेयर से उठा और ऑफिस से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। वो सीधा फैक्ट्री में गया जहाँ पर जांच हो रही थी कि आग कैसे लगी। कहीं खुद ही तो जसन ने ये आग नहीं लगवा दी, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। और साथ ही साथ अब सारे मजदूर और उनके घर वाले जो हड़ताल पर बैठे थे, वो भी हट गए थे, क्योंकि सबका मुंह पैसों से बंद हो चुका था। जसन हर किसी की औकात बहुत अच्छी तरह से जानता था, और जब बात खरीदने की आती तो वो इंसान का दाम उनकी औकात से बढ़कर लगा देता, ताकि किसी और की उनको खरीदने की औकात ही ना रहे। सब कुछ निपटा कर जसन वापस घर के लिए निकल गया। बिजनेस में लगी हुई आग को तो उसने शांत कर दिया था, और अब बारी थी उसकी बेबी डॉल के अंदर लगी आग को शांत करने की, जो वो अपने प्यार से करने वाला था। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आया, उसकी नज़र सामने बेड पर आराम से सोई हुई अति पर गई तो शायद उसका इंतज़ार करते करते ही सो गई थी। वो धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ आया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि शायद वो गहरी नींद में सोई हुई है। उसे सोते देख जसन ने भी अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अब वो सिर्फ शॉर्ट्स में था। वो बेड पर आया और अति की बगल में लेट गया, लेकिन एकदम से उसकी धड़कन बढ़ गई जब सोई हुई अति एकदम से उसके ऊपर आकर लेट गई।